मॉर्निंग बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स का, क्योंकि आज हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और इसका हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट ना करते हैं, इसको चैप्टर नंबर 5 से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में इस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स में। इस वजह से एंड वन ऑफ द ईजिएस्ट जो चैप्टर है इकोनॉमिक्स का वो है कंज्यूमर राइट्स। अब बच्चों जैसे ही आप जो फर्स्ट पेज ओपन करेंगे ऑन पेज नंबर 75 आपका ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 कंज्यूमर अवेयरनेस। तो आपको न्यूज़ क्लिपिंग दिखेगी। अब सबसे पहले न्यूज़ क्लिपिंग में आप देखोगे कि डीयू के एक टीचर हैं जो कि जिनके ऊपर 45,000 का एक फ्लॉड फोन बिल प्रेजेंट कर दिया, जिसका मतलब ये है कि कंपनी ने बिना मतलब के 45,000 का एक बेसलेस बिल बना दिया है। ओके, फिर उसके बाद में एक है कि इंश्योरेंस फर्म टू पे 7,000 फॉर थेफ्ट। एक इंश्योरेंस फर्म या कंपनी थी जिसको कि 7,000 जुर्माना भरना पड़ेगा जो भी उसने अनफेयर मीन से जो भी काम करे हो। ओके, अब रोहिणी सोसाइटी टू कंपनसेट हैरिड ओनर। तो यहाँ पे क्या था कि रोहिणी नाम की सोसाइटी थी जहाँ पे वहाँ के जो ओनर थे उनको कंपनसेशन मिलेगा। कारण ये होते हैं कि मोस्ट ऑफ द जो बड़ी प्लेसेस होती है स्पेशली सिटीज़ में क्या होता है कि जो घर होते हैं वो बिल्डर्स बिल्ड करके देते हैं और उसमें जो सामान लगाते हैं वो इतना अच्छा नहीं रहता, पुअर कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं एंड एज ए रिजल्ट प्रॉब्लम किसको आती है, जो ओनर बाद में जो उन बिल्डर से वो घर खरीदते हैं। सो उससे रिलेटेड जो रोहिणी सोसाइटी, तो ऐसे क्लिपिंग है इसमें कि वहाँ के जो बिल्डर हैं या जो ओनर थे जिन्होंने वेरियस दूसरे ग्राहकों को अपने बेचा होगा तो उनको जुर्माना पे करना होगा। फिर इसके साथ ऐसी और भी अदर जो आपको क्लिपिंग्स उस पेज पे दिखेगी। तो बेसिकली यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक जो न्यूज़ क्लिपिंग है उसमें दिखाया जा रहा है कि एक डीयू के टीचर है उनको 48,000 का फ्लॉड बिल बना के दे दिया, जो कि कंपनी ने मीन्स बिना मतलब के ही अनफेयर मीन्स की हेल्प से उन्होंने एक बिल बना के दिया था, एक फेक बिल जिसका कोई बेस नहीं था, जस्ट कि जो भी इंसान है डीयू के टीचर हैं उनसे वो पैसे ऐड सके। अब इंश्योरेंस कंपनी ने ऐसा करा तो चोरी मतलब इसमें ऐसा लिखा है कि इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ ना कुछ अनफेयर मीन्स से उसने कुछ ना कुछ अदला बदली या हेराफेरी करी है, जिसके तहत इंश्योरेंस कंपनी को 7,000 का जुर्माना पे करना पड़ा। रोहिणी सोसाइटी में भी मैंने आपको बताया। तो ये सब क्या है कि जब कंज्यूमर जब एक्सप्लॉइट हो जाता है किसी भी कारण से, जैसे कोई शॉपकीपर है उसने आपको अच्छा सामान बोल के ख़राब सामान बेच दिया, तो ये भी एक तरीके से आपके साथ धोखाधड़ी हुई। तो अगर आप अवेयर हैं तो आप इससे लड़ सकते हैं। आप मतलब अगर आपको सही और गलत में फ़र्क है या आपको नॉलेज है कि एक पर्टिकुलर सामान जो हम ले रहे हैं या क्यों कौन सी क्वालिटी का लेंगे तो अच्छा है, कौन सी क्वालिटी का नहीं लेंगे, कौन सी क्वालिटी का नहीं लेना चाहिए, तो ये सब बेसिस करता है हमारे अवेयरनेस पे। और अगर हमारे साथ कुछ ऐसा हो भी जाता है बाय चांस, अगर हम अवेयर होने के बाद भी हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाता है ना कि कभी हम कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदते हैं उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट रहता है, तो मोस्ट ऑफ द जो पीपल्स होते हैं वो उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होने के कारण वो अगर कंपनी इसको सही करके नहीं देती है या फिर कंपनी बोलती है कि नाउ यू हैव टू रिप्लेस दिस, नया बाय करना पड़ेगा, इसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, तो बहुत सारे जो अनअवेयर रहते हैं वो चुपचाप बैठ जाते हैं। बट दोज आर अवेयर तो फिर अपने कंज्यूमर राइट्स के तहत वो वेरियस जो इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, वहाँ जाके अपील कर सकते हैं और उस कंपनी से कंपनसेशन मांग सकते हैं। ओके, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम यही पढ़ेंगे अबाउट कंज्यूमर राइट। एज अ कंज्यूमर, जैसे आप जैसे ग्राहक है ना, ग्राहक ही हैं हम, बिकॉज हम वेरियस शॉप से दूसरे से सामान खरीदते हैं। एज एन कंज्यूमर हमारे क्या राइट्स हैं, ओके, और उसके साथ साथ हम यही पढ़ेंगे कि एज एन कंज्यूमर हमें कैसे अवेयर रहना चाहिए। ओके,
The collage you see below contains some news clippings of consumer court verdicts. Why did the people go to the consumer court in these cases? अब इसमें जितनी भी मोस्ट ऑफ द जो क्लिपिंग्स थी वो सब कंज्यूमर कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दी थी उनके तहत, क्योंकि कहीं ना कहीं कोर्ट ने जो कंज्यूमर कोर्ट ने कहीं ना कहीं इंश्योरेंस फर्म हो या रोहानी सोसाइटी के जो मालिक हो उनको कॉम्पनसेशन पे करने के लिए कहा था, तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर कोर्ट से उनका वर्डिक्ट आया था। तो अब आप ये सोच सकते हैं कि ये वर्डिक्ट सब कहाँ से आ रहे हैं, ओके और इनको क्या तरीका है कि अगर कोई इंसान कोई नॉर्मल पर्सन अगर किसी भी कारण से उसका कोई किसी भी प्रकार की ठगी हो जाती है, मतलब उसको ठग लिया जाता है, तो उसे कौन से और किस तरीके से जस्टिस मिलेगा। मोर इम्पोर्टेंटली, व्हाट आर द वेज इन विच दे कैन एक्सरसाइज द राइट एज ए कंज्यूमर to get a fair deal from seller when they felt that they have been denied a just treatment. ओके अब कहीं ना कहीं मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको इस चैप्टर में ये पता चलेगा कि कैसे एज एन कंज्यूमर आप अपने राइट्स या अपने जो राइट्स हैं उनका वो यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो सेलर है जिससे आप सामान ख़रीदा है उससे आपको एक फेयर डील मिले, यानी कि ज़्यादा आपको महंगा ना बेचे, जो उसका अप्रोप्रिएट प्राइस है उसी में आपको सामान बेचे। इसके साथ साथ ऐसा नहीं हो कि जो सेलर है वो आपके साथ अनजस्ट बिहेवियर करे या फेयर ट्रीटमेंट ना करे। द कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस, सबसे पहला टॉपिक है हमारा कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस। आइए इसके बारे में जानते हैं। We participate in the market both as a producer and consumer. As a producer of goods and services, we could be working in any of the sector discussed earlier such as agriculture, इंडस्ट्री और सर्विस। अब एज ए पर्सन हम दोनों तरीके से मार्केट में प्रेजेंट रहते हैं, एज ए प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर। कंज्यूमर यानी कि जो सामान खरीदता है, प्रोड्यूसर की जो सामान बनाता है और बेचता है, और वो अलग अलग होता है। कोई फार्मर हो, अगर हम प्रोड्यूसर की बात करें तो कोई फार्मर हो सकता है, कोई इंडस्ट्री में काम करने वाला हो सकता है, या कोई जो पब्लिक सेक्टर यूनिट होती हैं, सर्विसेज होती हैं, वहाँ पर वो काम कर रहा होता है। कंज्यूमर पार्टिसिपेट इन द मार्केट व्हेन दे परचेज गुड, और कंज्यूमर मार्केट में कब पार्टिसिपेशन होता है, जब वो कोई सामान खरीदते हैं या फिर किसी भी टाइप की सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है। दीज आर द फाइनल गुड्स दैट पीपल आर कंज्यूमर यूज़, और कहीं ना कहीं ये फाइनल गुड्स ही होता है जो कि ये कंज्यूमर यूज़ करता है या खरीदता है। In the preceding chapter, we discussed the need for rules and regulation or steps that would promote development. This could help for the protection of workers in unorganized sector or to protect people from high interest rates charged by the money lenders in the informal sector. Similarly, rules and regulations are also required for protecting the environment. अब जैसे अगर हम फोर्थ चैप्टर पढ़ते या हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि लाइक जैसे जो भी लेबर्स होते हैं वो जब वो काम करते हैं तो उनके लिए पास अप्रोप्रिएट प्रोटेक्शन होना चाहिए। कोई भी वर्कर हो, चाहे वो एक तिहाड़ी मजदूर हो, लेबर हो, या किसी फैक्ट्री में काम करने वाला हो, सबके पास सेफ्टी मेजर्स या प्रोटेक्शन किट होनी चाहिए जितने भी वर्कर्स वहाँ पे काम करते हैं। इसके साथ साथ उनको प्रोटेक्ट भी करना चाहिए जो ये मजदूर होते हैं जिनसे मनी लेंडर से हाई रेट पे इंटरेस्ट लेते हैं, इनको उनसे प्रोटेक्ट भी करना चाहिए, और कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाने चाहिए जिससे कि इनको एक्सप्लॉइट ना किया जाए। वैसे सेम रूल्स एंड रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, अब जैसे इसमें एक हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। अब क्या होता है कि मनी लैंडर्स जो होते हैं, यानी कि जो ब्याज पर पैसा देते हैं, तो आपने उनकी वेरियस ट्रिक रहती हैं जिससे कि वो जिसको भी उधार देते हैं, बोरोवर जो रहता है उसको भी उधार देते हैं, उसके साथ वो ट्रिक प्ले कर सकें। ओके, जैसे लाइक फॉर एन एग्जांपल, पहले उनको बोलते हैं कि हम आपको बहुत ही लो रेट पर इंटरेस्ट देंगे, पर लेकिन अगर आपने टाइम पर लोन चुका दिया, सपोज कीजिए कि किस पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि बहुत लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो बोरोवर से जो भी बोरोवर था उधार लेने वाला था उसने कहा कि मैं आपको 6 महीने में लौटा दूंगा। उसने 6 महीने में लौटा दी। लौटाने की बात डील हुई और उस हिसाब से उसको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में उसको पैसा दे दिया। बट क्या हुआ कि किसी भी कारण की वजह से वो उस मनी को 6 महीने में
नहीं लौटा पाया। एंड एज ए रिजल्ट क्या हुआ, उसके बाद जैसे 6 महीने हुए तो जो उस मनी लेंडर ने क्या करा, वापस से हाई इंटरेस्ट पे पैसा जोड़ना स्टार्ट कर दिया। एंड एज ए रिजल्ट इसमें नुकसान किसका हुआ, उस बोरोवर का। ओके अगर आपने टाइम पे लोन पे कर दिया तो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, और आपका टाइम एक्सीड हो गया तो हम ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपसे लोन वसूल करेंगे। अगर कोई फार्मर रहता है, अगर फार्मर ने अपनी ज़मीन पे पैसा उठाया है तो अगर वो लोन पे नहीं कर पाता है तो उस पैसों के बजाय पूरी उसकी ज़मीन हड़प ली जाती है। तो ऐसे ही जो ये फैक्ट्रियों वर्कर्स होते हैं जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करते हैं, जहाँ पे इनकी वेजेस कम होती है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी कि हम ये बोल सकते हो जैसे जहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई ना हो, क्या जैसे फैक्ट्रीज होती है, इंडस्ट्री होती है, तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है। किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम ना करते हुए कहीं लोकली काम करते हैं, तो ऐसे वर्कर्स को हम अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स कहते हैं। ओके तो वहाँ पे क्या होता है, ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में अनऑर्गेनाइज जो लेबर्स होते हैं उनको बहुत ही कम वेजेस दिया जाता है और उनको उन्हीं कंडीशंस में काम करने के लिए दिया जाता है जहाँ जो कि शायद फेवरेबल ना हो, कि नहीं आपको जो भी हम कंडीशन दे रहे हैं उसमें आपको काम करना पड़ेगा। ना वहाँ कोई प्रोटेक्शन किट होती है, ना ही अगर हो सकता है वहाँ पे उनकी हेल्थ से रिलेटेड कोई हार्मफुल एफ्लुएंट्स हो या फिर गैसेस हो या धुआं उठता हो, तो उनको उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि नहीं हम तो आपको विदाउट एनी सेफ्टी हम आपको ये काम देना है, आपको करना है तो कीजिए अदरवाइज नहीं कीजिए। तो ऐसे जब सच टाइप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन को प्रिवेंट करना चाहिए। ओके वी शुड हैव मेक रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर देयर प्रोटेक्शन। देयर आर ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव स्ट्रगल फॉर लॉन्ग टू इंश्योर दैट दिस रूल्स आर फॉलोड। और ऐसी अदर ऑर्गेनाइजेशन है जिनका काम ये रहा है कि इन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं इनकी तरफ ध्यान देना, और काफ़ी स्ट्रगल किया ताकि वहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया जाए ताकि वो फॉलो किया जाए। बट इन रियलिटी हम देखते हैं आज भी ऐसे बहुत सारे लेबर्स होते हैं जो कि विदाउट सेफ्टी प्रिकॉशन और बिना अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करते हैं। हम बहुत ही बेसिक एग्जांपल लेते हैं बिल्डिंग वर्क, जो कि हम जैसे सपोज कीजिए कोई बिल्डिंग बन रही है तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। कोई सपोज कीजिए कोई प्राइवेट बिल्डर है, वो अगर बिल्डिंग बना रहा है तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। तो वहाँ पर जो भी मजदूर होते हैं उनको उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग उनको काम पे रखा जाता है। वहाँ पर ना कोई प्रोटेक्शन किट दी जाती है, नथिंग, और उनको बोला जाता है अगर आपको काम करना है तो कीजिए। और जो वेजेस होती है जिस तरीके से वो अपने लाइफ को जोखिम में डालते उसके मुकाबले उनको ऐसा कुछ भी वेज नहीं मिलता। जो डेली जो तिहाड़ी मजदूरी जो होती है वो उस हिसाब से नहीं मिलती, बहुत ही कम लो वेजेस पे वो काम करते हैं।